चैप्टर 26 रायजादा परिवार का अंत। अब आगे अल्पविराम। फीनिक्स की आग का गोला गायत्री जी की तरफ तेजी से बढ़ा। आखिरी में गायत्री जी ने भी अपनी शक्ति को इकट्ठा किया और अपने हाथों से एक नीली बर्फ की दीवार बना ली। फीनिक्स का गोला दीवार से टकराया, जिससे एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि पूरा शहर हिल गया। धूल मिटने के बाद गायत्री जी दीवार के पीछे खड़ी थी, जो अब दरारों से भरी हुई थी। उन्होंने फीनिक्स को देखा, जो अब एक विशाल अग्निपक्षी के रूप में प्रकट हुआ था। इसके पंख आग की लपटों से बने थे और इसकी आंखें तेज लाल थीं। तुम कौन हो? गायत्री जी ने पूछा। उनकी आवाज में गुस्सा था। फीनिक्स ने एक गर्जना की, जिसने हवा को हिला दिया। फिर एक गहरी आवाज में उसने जवाब दिया, मैं रायजादा परिवार का संरक्षक हूँ। तुम उन तक नहीं पहुंच पाओगी। गायत्री जी ने हंस दी। मैंने कई शक्तिशाली प्राणियों का सामना किया है, तुम मुझसे रोक नहीं पाओगे। फीनिक्स ने फिर से गर्जना की और गायत्री जी पर आग का गोला फेंक दिया। गायत्री जी जल्दी से पीछे हट गईं और एक बर्फ का गोला फेंककर जवाबी कार्रवाई की। दोनों गोलों का हवा में टकराव हुआ, जिससे एक चमकदार रोशनी निकली। इसी समय साजिद और वाजिद बड़े बुजुर्गों से लड़ रहे थे। लड़ाई काफी कड़ी थी। बड़े बुजुर्ग कुशल योद्धा थे और उनके पास सदियों का अनुभव था। साजिद और वाजिद अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहे थे, लेकिन बड़े बुजुर्ग भी कमजोर नहीं थे। उन्होंने प्राचीन युद्ध तकनीकों और शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल किया। लड़ाई के बीच में आकाश से एक चमकदार रोशनी गिरी। ये रायजादा परिवार का मुखिया था, जिसे फीनिक्स ने अपनी शक्ति से ठीक कर दिया था। वह युद्धस्थल पर उतरा और गायत्री जी को घूरते हुए बोला, तुमने मेरा परिवार नष्ट करने का साहस किया है, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगी। रायजादा मुखिया ने अपनी तलवार निकाली और गायत्री जी पर हमला कर दिया। गायत्री जी फीनिक्स से लड़ने में व्यस्त थी, इसलिए वह मुखिया के हमले के लिए तैयार नहीं थी। तलवार उनके कंधे को चीर गई। गायत्री जी चीखीं और फीनिक्स से पीछे हट गईं। गायत्री जी ने अपनी ताकत को मार्शल बुजुर्ग तक कर लिया था। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसको पहचाने या किसी और का नजर इन पर पड़े। वैसे उनको डर नहीं लगता था, लेकिन वह बेकार का ध्यान नहीं खींचना चाहती थी, जिसकी वजह से वह घायल हो गई थी। तुम्हें चोट लगी है? साजिद चिल्लाया। बड़े बुजुर्गों को छोड़कर अपनी बहन की तरफ दौड़ा। साजिद दौड़कर गायत्री जी के पास पहुंचा और उन्हें सहारा दिया। वाजिद भी उनके पास आया। रायजादा मुखिया और फीनिक्स एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्हें लगा कि उन्होंने गायत्री जी को कमजोर कर दिया है और अब उन्हें हराना आसान होगा। गायत्री जी ने अपने कंधे पर लगे जख्म को देखा। दर्द तेज था, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज था उनका गुस्सा। तुमने मुझसे बहुत बड़ी गलती की, गायत्री जी ने धीमे स्वर में कहा। उनकी आवाज गुस्से से भरी थी। अचानक गायत्री जी के शरीर से एक नीली रोशनी निकली। रोशनी तेजी से फैली और पूरे युद्धस्थल को ढक लिया। रायजादा मुखिया, फीनिक्स, मार्शल बुजुर्ग और साजिद वाजिद सभी इस अचानक रोशनी से चौंधिया गए। जब रोशनी कम हुई, तो उन्होंने देखा कि गायत्री जी का रूप बदल गया है। अब उनके सिर पर एक बर्फ का मुकुट था, उनके कंधों पर बर्फ का कवच था और उनके हाथों में बर्फ की तलवारें थीं। उनकी आंखें तेज नीली हो गई थीं और उनके चेहरे पर एक ठंडी क्रोध की भाव व्यक्त हो रही थी। अब तुम सब मेरा असली रूप देखोगे, गायत्री जी ने एक गहरी, कठोर आवाज में कहा। उन्होंने तुरंत ही हमला कर दिया। उन्होंने एक बर्फ की तलवार से रायजादा मुखिया पर वार किया। मुखिया ने अपनी तलवार से रोका, लेकिन बर्फ की तलवार इतनी तेज थी कि वह सीधे मुखिया की तलवार को काटकर उनके सीने पर लग गई। मुखिया चीख उठा और जमीन पर गिर गया। फीनिक्स ने तुरंत गायत्री जी पर आग का गोला फेंका, लेकिन गायत्री जी ने अपनी दूसरी बर्फ की तलवार से उसे काट दिया। बर्फ की तलवार आग के गोले से होकर गुजरी और सीधे फीनिक्स की तरफ बढ़ी। फीनिक्स ने अपने पंखों से हवा का झोंका पैदा किया और गोले को अपनी तरफ से हटा दिया। मार्शल बुजुर्ग भी इस अवसर का फायदा उठाना चाहते थे। वे गायत्री जी पर एक साथ टूट पड़े। एक बुजुर्ग ने अपने भाले से हमला किया, जबकि दूसरे ने अपनी कुल्हाड़ी से हमला किया। गायत्री जी जल्दी से हट गईं और बर्फ की दीवार बना ली। भाले और कुल्हाड़ी दीवार से टकराए, जिससे बर्फ के टुकड़े इधर उधर उड़ गए। साजिद और वाजिद भी वापस लड़ाई में शामिल हो गए। उन्होंने मार्शल बुजुर्गों पर हमला कर दिया और अपनी अग्नि शक्तियों का इस्तेमाल किया। युद्धस्थल पर अब आग और बर्फ का नृत्य हो रहा था। एक तरफ गायत्री जी थी, जिन्होंने फीनिक्स से लड़ रही थी, दूसरी तरफ साजिद और वाजिद मार्शल बुजुर्गों से लड़ रहे थे। लड़ाई बहुत भयंकर थी। हर तरफ तलवारें टकरा रही थी, आग की लपटें उठ रही थी और बर्फ के टुकड़े उड़ रहे थे। शहर के बाशिंदे अपने घरों में छिप गए थे, इस भयानक लड़ाई को दूर से देख रहे थे।
इसी बीच आर्यन और मारिया होटल में बैठकर इंतजार कर रहे थे। उन्हें शहर में हो रही लड़ाई के बारे में कुछ नहीं पता था। मारिया बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। आखिर गायत्री जी गई कहाँ? उसने आर्यन से पूछा। आर्यन को भी नहीं पता था। मुझे नहीं पता, उसने उत्तर दिया। मुझे नहीं पता, उसने उत्तर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी होटल के कमरे का दरवाजा जोर से खुला और एक अजनबी व्यक्ति अंदर आ गया। वह एक लंबा, दुबला आदमी था, जिसके सिर पर सफेद बाल थे और उसकी आंखें नीली थीं। उसने एक लंबा नीला कोट पहना हुआ था और उसके हाथ में एक चमकती हुई छड़ी थी। आर्यन और मारिया चौंक गए। आप कौन हैं? आर्यन ने पूछा। मैं तुम्हारी माँ का एक पुराना मित्र हूँ, अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम आजाद है। आप गायत्री जी को जानते हैं? मारिया ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, आजाद ने जवाब दिया। वह इस समय राजधानी में खतरे में है। मुझे आप दोनों को उसके पास ले जाना है। खतरे में? आर्यन और मारिया एक साथ बोले। हाँ, आजाद ने कहा, उसे रायजादा परिवार से लड़ना पड़ रहा है और उनके पास फीनिक्स नाम का एक शक्तिशाली सहयोगी भी है। आर्यन अपनी माँ के बारे में जानकर उत्साहित था, लेकिन ये भी जानकर चिंतित था कि वह खतरे में है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसने दृढ़ता से कहा। मारिया सहमत थी। बिल्कुल, हमें जाना चाहिए। आजाद ने मुस्कुराया। समझदार बात है। अब मेरे पीछे आओ। आजाद ने अपनी छड़ी को हवा में उठाया और उससे एक नीली रोशनी निकली। रोशनी ने कमरे को घेर लिया और फिर अचानक आर्यन, मारिया और आजाद गायब हो गए। उसी समय युद्धस्थल पर लड़ाई जारी थी। गायत्री जी फीनिक्स से लड़ रही थी। उनकी बर्फ की तलवारें आग के पंछी के खिलाफ चमक रही थी। साजिद और वाजिद मार्शल बुजुर्गों से लड़ रहे थे, आग और धुएं का गुबार उठाते हुए। फीनिक्स बहुत शक्तिशाली था। वह आग के गोलों की बौछार कर रहा था, जिससे गायत्री जी को लगातार बचाव करना पड़ रहा था। गायत्री जी भी कमजोर नहीं पड़ रही थी। वे फीनिक्स पर बर्फ के तीर चला रही थी, जिससे आग के पंखों पर जख्म हो रहे थे। लेकिन लड़ाई लंबे समय तक चल नहीं सकती थी। गायत्री जी अपनी नई शक्ति का उपयोग करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर रही थी। फीनिक्स भी थकने लगा था, लेकिन उसके पास गायत्री जी से ज्यादा सहन शक्ति थी। इसी बीच आकाश में एक नीली रोशनी चमकी। रोशनी धीरे धीरे नीचे आ रही थी और जल्द ही आजाद, आर्यन और मारिया युद्धस्थल के बीच में प्रकट हुए। सभी ने उन्हें अचंभा से देखा। फीनिक्स ने गायत्री जी पर हमला करना बंद कर दिया और आजाद को घूरने लगा। तुम कौन हो? फीनिक्स ने पूछा। उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। मैं आजाद हूँ, उसने शांत स्वर में जवाब दिया। और मैं गायत्री जी की मदद करने आया हूँ। फीनिक्स ने गर्जना की। तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। आजाद ने मुस्कुराया। हम देखेंगे, उसने कहा और अपनी छड़ी को ऊपर उठाया। छड़ी से एक तेज नीली रोशनी, लेकिन रोशनी गोले से होकर गुजरी और सीधे फीनिक्स से जा टकराई। फीनिक्स चीख उठा क्योंकि रोशनी उसकी आग के शरीर में जल गई। यह एक अजीब दृश्य था। आग का पंछी दर्द से तड़प रहा था। इस मौके का फायदा उठाते हुए गायत्री जी ने फीनिक्स पर हमला कर दिया। उन्होंने अपनी बर्फ की तलवारों से तेजी से वार किया, फीनिक्स के पंखों को और जख्मी कर दिया। फीनिक्स दर्द से चीखता रहा और हवा में अनियंत्रित रूप से घूमने लगा। इधर बड़े बुजुर्ग भी भौचक्के रह गए। उन्होंने कभी भी ऐसी रोशनी नहीं देखी थी जो आग को जला सके। वे एक पल के लिए लड़ाई रोककर आजाद को घूरते रहे। साजिद और वाजिद भी हैरान थे, लेकिन उन्होंने इस अवसर का फायदा उठाते हुए बड़े बुजुर्गों पर हमला कर दिया। उन्होंने अपनी अग्नि शक्तियों को और तेज कर दिया, जिससे बड़े बुजुर्गों को पीछे हटना पड़ा। युद्धस्थल पर हंगामा मचा हुआ था। फीनिक्स दर्द से चीख रहा था। गायत्री जी उस पर हमला कर रही थी। आजाद फीनिक्स को अपनी नीली रोशनी से जला रहा था और साजिद और वाजिद मार्शल बुजुर्गों से लड़ रहे थे। आर्यन और मारिया ये सब देखकर दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आर्यन अपनी माँ को इस नए रूप में देखकर हैरान था। वह इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? मारिया भी गायत्री जी की शक्ति से प्रभावित थी, लेकिन साथ ही वह चिंतित भी थी। ये लड़ाई बहुत खतरनाक लग रही थी। इसी बीच रायजादा मुखिया, जो पहले गायत्री जी के हमले से घायल हो गया था, धीरे धीरे उठा। वह कमजोर था, लेकिन गुस्से से भरा हुआ था। उसने देखा कि फीनिक्स दर्द से तड़प रहा था और गायत्री जी उस पर हावी हो रही थी। मुखिया ने फैसला किया कि वह एक बार फिर से कोशिश करेगा। वह अपनी तलवार उठाकर गायत्री जी की तरफ लपका। गायत्री जी फीनिक्स से लड़ने में व्यस्त थी और मुखिया के हमले को नहीं देख पाई। तलवार सीधे गायत्री जी की पीठ में घुसी।
गायत्री जी चीख उठी और लड़खड़ा गईं। उनकी बर्फ की तलवारें उनके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गईं। फीनिक्स इस मौके का फायदा उठाकर गायत्री जी से दूर उड़ गया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। आर्यन चीख उठा, माँ! और मारिया के आंखों से आंसू छलक पड़े। साजिद और वाजिद भी अपनी लड़ाई रोककर गायत्री जी की तरफ दौड़े। रायजादा मुखिया जोर से हंसने लगा। उसने सोचा कि उसने जीत हासिल कर ली है। उसने गायत्री जी को बुरी तरह से घायल कर दिया था, लेकिन गायत्री जी अभी भी हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने धीरे से घुमाकर मुखिया की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब भी क्रोध की चमक थी। तुम मुझे कमजोर समझते हो? गायत्री जी ने धीमे स्वर में कहा। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन दृढ़ थी। अचानक गायत्री जी के शरीर से एक तेज नीली रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि सभी लोग अपनी आंखें मूंद लेने को मजबूर हो गए। जब रोशनी कम हुई, तो उन्होंने देखा कि गायत्री जी का गुस्सा अब तक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तभी उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि ताकत क्या होती है। उसके बाद उन्होंने अपने ऊपर का सील खोल दिया, जिससे पूरी जगह एक अलग सही ठंडक छा गई। वह इस वक्त तक उनका स्तर मार्शल पूर्वज तक बढ़ गया था। उनके सर पे एक बर्फ का ताज था, जिसमें नीला पत्थर जो मिले रोशनी चमक रहा था। उसके इस रूप में आते ही आजाद, साजिद, वाजिद तीनों घुटनों पर बैठ गए और बोले, बर्फ के अमर रहे। उनकी ये आवाज पूरे राजधानी में फैल गई। सम्राज्ञी को इस वक्त गायत्री जी बहुत गुस्से में थी। उन्होंने किसी पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने हाथ को ऊपर उठाया, जिससे उनके हाथ में नीले रंग की तलवार आ गई। उन्होंने इस तलवार को उस फीनिक्स की तरफ तेजी से फेंका। तलवार इतनी तेज थी कि किसी को कुछ नहीं दिखा। अगले ही पर फीनिक्स का सर धड़ से अलग हो गया और एक बार फिर उन्होंने तलवार उठाए और सीधे कुलप्रमुख की ओर फेंका। उसका भी सर धड़ से अलग हो गया। उनकी ये बेरहमी देख वहां पर खड़ा हर आदमी कांप रहा था। इस वक्त वो बेकाबू हो गई थी। उनके शरीर से बहुत सी तलवार निकाली, जिसने वहां पर खड़ा बच्चे सारे रायजादा परिवार का योद्धा मारे गए। उनका अभी भी रुकने का कोई इरादा नहीं था। तभी उन्होंने बड़े बुजुर्ग की तरफ देखा, जो उनका नाम सुनकर ही कांप रहा था। तभी उनके सामने आर्यन और मारिया आ गए। आर्यन बोला, माँ, आप होश में आए? क्या हुआ है आपको? मारिया को तो उनसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ी और गायत्री जी को गले लगा लिया। उसके इतना कहते ही गायत्री जी शांत हो गई। तभी उनकी महसूस हुआ कि बहुत सारे लोग उनके पास ही आ रहे थे। तभी उन्होंने आजाद की तरफ देखा, जिससे आजाद जी समझ गए। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई, जिससे मिला पोर्टल बन गया। वो सभी उसके सहारे होटल में पहुंच गए। उनके जाते ही वहां पर 3 लोग आ गए। वे कोई और नहीं, त्रिनेत्र अकादमी के बड़े बुजुर्ग शर्मा परिवार और टी चैप्टर 27 अकादमी हेड मास्टर कौन। तीनों परिवारों के कुलपति वहां पे आ चुके थे। तभी शर्मा परिवार के बड़े बुजुर्ग बोला, वो बूढ़ा नहीं दिख रहा। तभी उन सभी के कानों में एक गहरी आवाज आई, कौन बूढ़ा बूढ़ा होगा तू? मेरी अभी उम्र जी क्या है? तभी शर्मा परिवार के बुजुर्ग बोले, हाँ, बाल रंगवाने से कोई जवान नहीं हो जाता। उसके सभी लोग थोड़ा शांत ही हुए। तभी अकादमी के बड़े बुजुर्ग बोले, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वह था कौन, जिसने एक बार में पूरे रायजादा फैमिली को खत्म ही कर दिया। तभी ठाकुर परिवार के हेड बोले, मुझे पता चला है कि रायजादा परिवार का संरक्षक भी नहीं रुक पाया था उस आदमी को। दरअसल बात यह है कि वह संरक्षक का लेवल कम नहीं था, वह एक रैंक 6 का बीस्ट और एक मार्शल सम्राट था। वे लोग ये सोचते ही सहम गए कि आखिर वो औरत कितनी ताकतवर थी, क्योंकि उनके पास कोई भी मार्शल सम्राट नहीं था, सिर्फ अकादमी के लीडर थी। पर वह कहाँ रहती थी कोई नहीं जानता था। उसे तो किसी ने देखा भी नहीं था। बड़े बुजुर्ग को छोड़कर उन्हें किसी ने देखा भी नहीं था। और शर्मा परिवार का महान बुजुर्ग थे, पर वो भी हमेशा एकांत में रहते थे। जब तक शर्मा परिवार पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर नहीं आ जाता, तब तक वो बाहर नहीं आ सकते थे। और तीसरा रायजादा परिवार का संरक्षक पंछी था, अब वो भी नहीं रहा। मगर आज तक कोई भी राज परिवार के असली ताकत को नहीं जानता था। वे लोग अपना ताकत छुपा कर ही रखते थे। कहा जाता है कि एक बार मार्शल सम्राट और 10 मार्शल बुजुर्ग मिलकर राज परिवार पर हमला कर दिया था, पर आज तक उनमें से कोई भी दोबारा सामने नहीं आया। कहा जाता है कि राज परिवार में एक चरम मार्शल सम्राट है। तभी बड़े बुजुर्ग के नजर एक मोटी पर पड़ी, जो कि एक कान की बली। उन्होंने जब ये देखा तो उनको बहुत हैरानी हो रही थी। तभी उनकी नजर आगे खून पर पड़ा। उन्होंने उस खून अपने उंगली पे उठाया। वो जान गए कि यहाँ पे कौन आया था। तभी छोटे बुजुर्ग आए और बोले, बड़े बुजुर्ग, क्या हुआ है? आपको कुछ पता चला है क्या? उनकी ये बात सुनकर बड़े बुजुर्ग ने कहा, मुझे एक पल के लिए लगा कि ये कौन है, चले हम अकादमी में बात करेंगे। उनकी बात सुनकर छोटे बुजुर्ग मान गए। तभी शाही परिवार के प्रधानमंत्री का ध्यान उन दोनों पर पड़ गया, जो बहुत गंभीर लग रहे थे। तभी वो बोले, क्या बात है बड़े बुजुर्ग, आपको कुछ पता चला है क्या? को कौन है इसके पीछे?
बड़े बुजुर्ग ने साफ साफ मना कर दिया। उनके मना करने के बाद उन सभी को थोड़ा खतरा लगा, क्योंकि कोई आता है और अपने रेत रात एक परिवार को खत्म करके चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तभी शर्मा लार्वर के हेड बोले, हमें ये अच्छे से छानबीन करनी होगी, क्या पता उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हमें भी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्या पता उसके बाद वह दोनों परिवारों को निशाना बनाए। प्रधानमंत्री ने अपना सर हाँ में हिला दिया तभी और बोले, इस जांच के लिए हमें आप सभी की मदद की जरूरत पड़ेगी। उनकी बात पे सभी ने हमें सर हिला दिया। उसके बाद वे सभी वहां से चले गए। उन सभी के जाते ही छोटे बुजुर्ग बोले, बड़े बुजुर्ग, मुझे पता है कि आपको पता लग गया है कि ये सब किसने किया है। तभी बड़े बुजुर्ग बोले, हमारे अकादमी के हेड मास्टर ने। उनके इतने कहते जी छोटे बुजुर्ग ने कहा, क्या हमारे हेड मास्टर ने अकेले ही पूरे रायजादा परिवार को खत्म कर दिया? तो वो आखिर है कितनी ताकतवर और वे सबके सामने आती क्यों नहीं? तभी बड़े बुजुर्ग बोले, मुझे आज तक पता नहीं चला कि आखिर उनका असली स्तर क्या है। रही बात सबके सामने आने की, तो वह किसी जिम्मेदारी से दूर रहती है। उनका कहना है कि जब तक अकादमी खतरे में नहीं पहुंचेगी तब तक वह नहीं आएगी। इतना बोले उन्होंने एक आह भरी। उसके बाद वे दोनों भी वहां से चले गए। इधर दूसरी तरफ होटल में वे सभी लोग होटल में पहुंच गए थे, मगर इस वक्त आर्यन और मारिया का मुंह खुला जुड़ा था। वे दोनों अभी तक गायत्री जी की वह भव्य और खतरनाक रूप को नहीं भूल पाए थे। तभी उन सभी के कानों ने हेमंत जी की आवाज पड़ी। उन्होंने कहा कि आप लोग आ गया। सभी लोग बिना बताए वहां से चले गए थे। तभी हेमंत जी की नजर आजाद जी पर पड़ी तो वे उन्हें घूरने, इधर आजाद जी भी उन्हें घूर रहे थे। लग रहा था कि कोई दुश्मन हो। तभी वो बोले, ये आदमी क्या कर रहा है यहाँ? आजाद जी की बात सुनकर गायत्री जी बोली, उन्होंने रायजादा परिवार को छोड़ दिया है, अब वे हमारे साथ रहेंगे। उनकी ये बात सुनकर आजाद जी के चेहरे पर एक टेंशन आ गई, क्योंकि वो कुछ ऐसा जानते थे जी। गायत्री जी इस राज से बिल्कुल अनजान थी। दरअसल हेमंत जी गायत्री जी के पसंद करते थे, जिसके वजह से उन्होंने आज तक शादी नहीं किया था। आजाद जी हेमंत जी के दोस्त थे, इसलिए वो उनके हाल को अच्छे से जानते थे। इसीलिए उन्होंने हेमंत जी को गायत्री जी के रखने का सलाह दिया था। वैसे तो आज तक रायजादा परिवार में किसी ने गायत्री जी के चेहरे को नहीं देखा था, क्योंकि वो हमेशा अपने चेहरे पर नकाब पहनती थी। पर फिर भी हेमंत जी उनको पसंद करने लगे थे। पर वो भी जानते थे कि गायत्री जी शादीशुदा है, इसलिए उन्होंने कभी भी गायत्री जी से कुछ नहीं कहा। उधर गायत्री जी उनको अपना बड़ा भाई मानती थी, इसीलिए वो उनके बारे में नहीं सोच सकती थी। आर्यन अपने ध्यान से वापस आया और बोला, माँ ये लोग कौन है? मैंने कभी भी इन्हें नहीं देखा। चैप्टर 28 आर्यन की नई ताकत। वैसे तो आज तक रायजादा परिवार में किसी ने गायत्री जी के चेहरे को नहीं देखा था, क्योंकि वो हमेशा अपने चेहरे पर नकाब पहनती थी। पर फिर भी हेमंत जी उनको पसंद करने लगे थे। पर वो भी जानते थे कि गायत्री जी शादीशुदा है, इसलिए उन्होंने कभी भी गायत्री जी से कुछ नहीं कहा। उधर गायत्री जी उनको अपना बड़ा भाई मानती थी, इसीलिए वो उनके बारे में नहीं सोच सकती थी। आर्यन अपने ध्यान से वापस आया और बोला, माँ ये लोग कौन है? मैंने कभी भी इन्हें नहीं देखा। उसके इतना कहते ही गायत्री जी बोली, दरअसल ये तुम्हारे मामा हैं आजाद शर्मा, और ये दोनों हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, साजिद और मजीद। उन्होंने हमारी बहुत मदद की है अब तक। आर्यन को पहली बार अपने माँ पर शक हो रहा था, क्योंकि उनके गुस्से में आते ही तीनों उनके सामने झुक गए थे। फिर उसे लगा कि अगर कोई बात होगी तो उसकी माँ उसे खुद बता देगी। तभी गायत्री जी बोली, देखो बेटा, कुछ सवालों का जवाब न मिलना ही कुछ वक्त के लिए हमारे खातिर और हमारे किसी अपने के खातिर अच्छा होता है। मैं जानती हूँ कि आपके मन में बहुत सारा सवाल होगा, पर यकीन माने हम जो कर रहे हैं आपके भलाई के लिए ही कर रहे हैं। उनकी ये बात सुनकर आर्यन बोला, माँ कोई बात नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं एक दिन इतना ताकतवर बन जाऊंगा कि आप अपनी सारी परेशानी मुझे बताओगी। तभी गायत्री जी बोली, ठीक है, तो सभी आराम कर ले, बाकी हम लोग कल बात करेंगे। तभी आजाद जी बोले कि हेमंत के साथ रहूंगा, मुझे उससे कुछ काम है। उनकी बात सुनकर गायत्री जी उन दोनों को घूरने लगी। उनके घूरते जी हेमंत जी बोला, तुम्हें नहीं पता है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत दिन के बाद मिले हैं, तो इसे मुझसे बात करना चाहता होगा। उनके इतना कहते जी गायत्री जी को कुछ गड़बड़। उन्होंने उन दोनों को गौर से देखा, उनके किसे देखते ही दिनों घबरा गए। तभी चलो ठीक है इतना कह के वहां से चली गई। तभी तभी दोनों के सांस में सांस आए। इसके बाद वे दोनों एक कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद आर्यन और मारिया भी चले गए। इस वक्त वे दोनों बहुत थक गए थे, उनके पास बात करने का भी ताकत नहीं था, इसलिए दोनों जल्द ही सो गए। वहीं दूसरी तरफ हेमंत जी और आजाद जी दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। तभी आजाद जी बोले, देखो हेमंत, मैं जानता हूँ कि तुम उससे प्यार करने लगे हो। तुम्हारा गायत्री के साथ आने का वजह तुम्हारा परिवार नहीं बल्कि तुम्हारा प्यार है, पर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम जिससे प्यार करते हो तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। ये तक कि इस पूरे महाद्वीप में भी कोई उसके लायक नहीं है। ये तक कि आर्यन का जो पिता है वो सिर्फ एक उंगली के इशारे से इस पूरे ग्रह को बर्बाद कर सकता है।
उनकी बात सुनकर हेमंत जी बिल्कुल अचंभे में पड़ गए थे। तुम्हारा मतलब क्या है? आर्यन का पिता आखिर है कौन? उनके इतना कहते ही आजाद जी बोले, तुम बस इतना जान लो को ये दोनों माँ और बेटे जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं गायत्री का भाई हूँ तो ये गलत है। आर्यन के पिता ने मेरे कुल प्रमुख को ही कहा था कि तुम इनका ध्यान रखना जब तक कि आर्यन मार्शल लॉर्ड ना बन जाए, उसके मार्शल लॉर्ड बनाने के बाद वह उसे कुछ बताएं। देखिए, आर्यन का पिता को परिवार को भी गायत्री के परिवार के सामने झुकना पड़ता है। अब तुम उससे पता लगा लो कि किस आदमी के सिर्फ एक उंगली के इशारे से ये पूरा ग्रह मिट सकता है। वह आदमी भी किसी के सामने झुकाता है, उसकी वजह क्या है? और मैंने ये भी सुना है को आर्यन के परिवार का को कुलपति है, वह आर्यन को मरवाना चाहता है। मुझे बस यही पता है, इसलिए हम लोग ये पर आए हैं ताकि आर्यन की हिफाजत किया जा सके, लेकिन अब हमें इस जगह को छोड़ना होगा। उनकी ये बात सुनकर हेमंत जी को समझ आ रहा था कि वो कितने बड़े गलत फहमी में थे। वो प्यार कर बैठे थे और गायत्री जी बस उन्हें अपना बड़ा भाई मानती थी, उनके लिए यही बड़ी बात थी। तभी वो आजाद जी से बोले, ठीक अब छोड़ो, इतना सच पचाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं खुद को संभाल लूंगा। उनकी बात सुनकर आजाद जी मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कान देखकर हेमंत जी को गुस्सा आ रहा था। वो बोले, तुम कैसे दोस्त हो? तुम्हारे दोस्त की दिल टूटा है, तुम्हें मुझे दिलासा देना चाहिए और तुम मुझ पर हंस रहे हो। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम मेरे दोस्त ही नहीं हो। उनकी ये बात सुनकर तो आजाद जी के हंसी की आवाज बिल्कुल ही बढ़ गई। वो बोले, हाय मेरे मजनू, खुद को संभाल लो, नहीं तो तुम्हारे लव राइवल को पता लगा तो तुम फिर लव करने के लायक नहीं रहोगे। उनकी बात पर हेमंत जी ने मुंह बना लिया और एक तरफ सो गए। उनके सोने के बाद आजाद जी ने कहा, मेरे दोस्त, तुम गायत्री बहन से जितना दूर रहोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। शायद तुम जानते नहीं कि को कौन है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम उससे दूर रहो। इतना बोले वो एक कोने में बैठ गए और कल्टीवेशन करने लगे। वहीं दूसरी ओर गायत्री जी बहुत बेचैन थी। उन्हें भी पता चल गया था कि आउटर सिंह परिवार के कुलपति ने आर्यन को मारने की साजिशें कर रहा है। वो जानती थी कि अब वह ज्यादा दिन इस साम्राज्य में नहीं रह सकती, उनको ये साम्राज्य छोड़ना होगा, नहीं तो हो सकता है कि सिंह परिवार के कोई न कोई आ ही जाएगा। वो अपने चोटों से अच्छी तरह अभी ठीक नहीं हुई थी। तभी उन्होंने अपनी दांत पीसकर कहा, जिस दिन मैं अपनी शक्ति के चरम पर दोबारा पहुंचूंगी, इस दिन उसे पता लगेगा कि उसने किससे पंगा लिया है। तभी उन्हें याद आया कि आर्यन मार्शल भावना पर पहुंच गया है। उन्होंने सोचा कि पहले वह जमचेंगी कि उनका मार्शल भावना कहीं सिंह तो नहीं। उन्होंने सुबह उठने के बाद आर्यन के मार्शल स्प्रिट को जांचने का फैसला किया। अगली सुबह आर्यन के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। आर्यन और मारिया अभी सो रहे थे, तभी उनको दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, जिससे आर्यन उठा और दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजा खोलते ही आर्यन ने देखा कि उसके दरवाजे पर कोई और नहीं, उसकी माँ खड़ी थी। तभी वह जम्हाई लेते हुए बोला, जी माँ बोलो, क्या बात है? गायत्री जी उसकी ये हाल देखकर मुस्कुराने लगी और उसे छेड़ते हुए बोली, लगता है हमारे साहबजादे को किसी ने रात भर सोने नहीं दिया। उनकी ये बात सुनते ही आर्यन की नींद बिल्कुल फुर हो गई। उसका पूरा चेहरा बिल्कुल शर्म से लाल हो गया। वो अपनी नजरें चुराकर थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, वो हम कल थोड़ा थक गए थे तो सुबह नींद नहीं खुली। उसकी ये हाल देखकर गायत्री जी खिलखिलाकर हंसने लगी। आर्यन अपनी माँ को न जाने कितने दिनों बाद इतना खिलखिलाकर हंसते हुए देखा था। उनको हंसता देख आर्यन के चेहरे पर भी थोड़ा मुस्कान आ गई। तभी गायत्री जी बिल्कुल शांत और बोली, हमें आपसे कुछ बात करना है, चले मेरे साथ। उनके इतना कहते ही आर्यन भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक खाली जगह पे आ गए। वहां आने के बाद गायत्री जी ने बोला, आप मुझे अपना मार्शल भावना दिखाएं। उनके इतना कहते जी आर्यन थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उसके गुरु ने अपने मार्शल भावना के बारे में किसी से भी न बताने के लिए बोला था, चाहे उसकी माँ ही क्यों न हो। आर्यन थोड़ा देर हिचकिचाया, फिर उसने अपने मार्शल भावना को बाहर कर दिया। उसके इतना करते ही उसके पीछे 5 मीटर ड्रैगन उसके पीछे घूमने लगा। जैसे ही वह ड्रैगन बाहर आया, गायत्री जी पर भी एक दबाव आने लगा, उनकी खून में एक दबाव आने लगा। तभी वो सकपका गई और खुद से बोली, ड्रैगन भगवान का स्प्रिट। इतना कहते ही उन्होंने अपने थोड़ी सी शक्ति छोड़ा, जिससे उनको थोड़ा राहत मिला। लेकिन तभी उनका ध्यान ड्रैगन के ताज पर गया, जहां पर 3 रोशनी जगमगा रही थी और बाकी 3 पत्थर का रंग फीका था, जिससे उन्हें समझ में आ गया कि क्या हुआ है। दरअसल आर्यन के बारे में पहले ही एक भविष्यवाणी हुई थी, जिससे हर कोई आर्यन को मरना चाहता था। इसीलिए उन्होंने आर्यन को वहां से चुपके से वहां से लेकर यहाँ भाग आई थी। अब वो समझ गई थी कि ये भविष्यवाणी बिल्कुल सच था। तभी उन्होंने अपने रक्तसार को निकाल, जिससे बर्फ का मूल शक्ति थी। उन्होंने आर्यन को इस रक्तसार को एब्जॉर्ब करने को कहा। आर्यन बिल्कुल हैरान था, क्योंकि कि उसने पहले ही 2 ब्लड लाइन को ऑब्जर्व किया था। उसे अपना हाल याद था, जिस वजह से वही करना नहीं चाहता था, पर लेकिन अपनी माँ की जिद के बाद उसे ये करना पड़ा। तभी आर्यन ध्यान में पहुंच गया। उसके ध्यान में जाते ही गायत्री जी में अपनी रक्तसार को आर्यन की ओर
भेजा। वह सीधे जाकर उसके दिल में समा गया। रक्तसार के अंदर जाते ही तड़पने लगा, उसकी रक्तवाहिका फटने लगी, उसके खून जमने लगा। ऐसा होते ही आर्यन को बहुत तकलीफ हो रही थी, उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, उससे उसका माथा दर्द से फटने लगा। तभी उसके चारों तरफ बर्फ जमने लगा। जब गायत्री जी ने आर्यन की ये हाल देखा तो उनका दिल तड़पने लगा। वो जल्दी से आर्यन के पास पहुंची और उन्होंने उसके अंदर अपनी अंदरूनी ताकत डालने लगी। उनके इतना करते ही आर्यन का दर्द थोड़ा कम होने लगा, लेकिन अभी वह उसके सहन के बाहर था। गायत्री जी बोल रही थी, बेटा कोशिश करो, हिम्मत मत करना। उनके इतना कहते ही आर्यन ने जोर से दहाड़ निकला। उसके चिल्लाते वहां का पूरा एरिया कांपने लगा। तभी उसके पीछे मार्शल भगवान प्रकट हो गए। उनके प्रकट होते ही वह पर सब धुंधला होने लगा। तभी वहां पर एक नीला फिनिक्स आ गया और दोनों में लड़ाई होने लगी। वो फिनिक्स की छाया कोई और नहीं, गायत्री जी की ब्लड लाइन था। दोनों एक दूसरे पर हरी पड़ रहे थे, जिसके वजह से आर्यन अपनी होश खो रहा था। उसके इस दर्द को गायत्री जी को अपने फैसले पर रिग्रेट हो रहा था। उनसे आर्यन का दर्द सहा नहीं जा रहा था, पर वो जानती थी कि वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकती। उनके इतना कहते ही उन्हें कुछ याद आया। तभी उन्होंने अपने पास से अमृत का बोतल निकला और उसे आर्यन दो पिला दिया, जिसके वजह से इस वक्त आर्यन की बॉडी में एक एनर्जी का सैलाब आ गया। तभी आर्यन के पीछे एक ड्रैगन का छाया प्रकट हो गया। फिर ड्रैगन और मार्शल भगवान का छाया उससे लड़ने लगी, लेकिन वह अब भी मिले फाइनिक्स पर भरी नहीं पर पा रहे थे। तभी आर्यन ने फिर एक दहाड़ लगाई। तभी आर्यन के पीछे मार्शल भगवान और ड्रैगन दोनों एक हो हुए। उनके एक होते ही वो ड्रैगन फिर से ड्रैगन भगवान का छाया बन गया। अब वह छाया फिनिक्स के छाया पर भारी पड़ने लग। वह देगी ने उस फिनिक्स को पूरी तरह लपेट दिया, जिससे वह फिनिक्स खुद को अब छुड़ा नहीं पा रहा था, जिसके वजह से वह चिढ़ने लगा। उसके चिढ़ने के वजह से वहां के सारी पंछी और जानवर पर दबाव बढ़ने लगा। तभी आर्यन ने और जोर लगाया, जिससे ड्रैगन ने उस फिनिक्स को निगल गया। उसके निगलते ही देगी पूरा बिखर गया। उसके बिखरते ही आर्यन के मुंह से भी खून आने लगा, लेकिन आर्यन ने खुद को संभाला और फिर से कोशिश करने लगा। उसने अपनी अंदरूनी ताकत को सही से इकट्ठा किया और अपने ब्लड लाइन को जागृत कर दिया। उसके इतना करते ही उसके पीछे दोबारा एक छाया बनाने लगी। इस छाया के बनते ही वहां का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। यहाँ पर अगर कोई मार्शल बुजुर्ग होता तो भी उसे झुकना पड़ता, फिर भी गायत्री जी वहां से पीछे हट गई। फिर उन्होंने को देखा, उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आर्यन के पीछे एक 10 मीटर का सुनहरा ड्रैगन उड़ रहा था, जिसके उस पर दो सफेद पंख थे, जिससे बहुत ज्यादा ठंडक निकल रही थी। वहीं उसका पूरा बदन सुनहरे रंग का था और उसके ऊपर कहीं कहीं नीले और कहीं सफेद रंग की धारियां थी। इस वक्त वह ड्रैगन बिल्कुल किसी शासक की तरह लग रहा था, जिसके सामने सब फीके ही। गायत्री जिनको भी अपने ब्लड लाइन में दबाव महसूस हो रहा था। आर्यन पूरे 4 घंटे तक ध्यान में बैठा रहा। तभी उसके चारों तरफ के वातावरण का माहौल बिगड़ने लगा। तभी आसपास की एनर्जी आर्यन के बॉडी में जाने लगी। उसके थोड़ी ही देर में एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद सब साफ हो। तभी आर्यन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके आंखों में इस वक्त सुनहरी रोशनी थी। तभी उसका ड्रैगन गायब हो गया। उसके बाद आर्यन ने अपनी ताकत को महसूस किया। तभी उसने महसूस किया कि उसकी ताकत मार्शल भावना के आखिरी चरण पर पहुंच गया था। इससे आर्यन को बहुत खुशी हुई। आखिरकार उसने अपने मंजिल की ओर पहला कदम बढ़ा दिया था। वह जल्दी से जल्दी मार्शल पूर्वज बनाना चाहता था, क्योंकि उसके पूर्वज ने बताया था कि वह मार्शल पूर्वज बनाने के बाद ही अपने परिवार को ढूंढना शुरू करे। आर्यन अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने जल्दी से सामने देखा। उसकी माँ उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी गायत्री जी ने कहा, आखिर तुमने मेरा भी ब्लू स्लाइन अंज कर ही दिया। उनके इतना कहते ही आर्यन अपना सर खुजलाने लगा। तभी मारिया जी बोली, कोई बात नहीं। तभी वह बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर एक तलवार की भावना है, इसीलिए मेरे पास ये दो ही टेक्निक है जो तुम्हारे लिए स्टेबल है। उन्होंने आर्यन को खुद 2 सुनहरा स्क्रॉल दे दिया। स्क्रॉल लेते ही आर्यन ने उन्हें अपने पास रख दिया। वो अभी किसी को अपने वर्चुअल स्पेस के बारे में नहीं बता सकता था, इसीलिए उसने स्क्रॉल को अपने साइड की पॉकेट में रख दिया। उसके ऐसे करते ही गायत्री जी को अपने गलती का एहसास हुआ। तभी उन्होंने अपने पास से एक स्पेस रिंग निकलकर आर्यन के से दिया और बोली, बेटा ये एक स्पेस रिंग है जिसमें आप सामान को रख सकते ही। उसके लिए आपको अपना एक बूंद खून इस रिंग ले डालना होगा, जिससे वह आपका हो जाएगा। उनके इतना कहने पर आर्यन ने उस रिंग लिया, उस पर अपना एक बूंद खून गिरा दिया। जैसे ही आर्यन का खून उस रिंग पे गिरा, वह रिंग चमकने लगा। फिर थोड़ी देर में पहले जैसा ही गया। तभी चेक करने लिए आर्यन में अपने दोनों स्क्रॉल को उस रिंग में डाल दिया। चैप्टर 29 नया सफर। उनके इतना कहने पर आर्यन ने उस रिंग लिया, उस पर अपना एक बूंद खून गिरा दिया। जैसे ही आर्यन का खून उस रिंग पे गिरा, वह रिंग चमकने लगा। फिर थोड़ी देर में पहले जैसा ही गया। तभी चेक करने लिए आर्यन में अपने दोनों स्क्रॉल को उस रिंग में डाल दिया। उसे इस वक्त लग रहा था कि उसे कोई जादुई चीज मिल गई हो। आर्यन जब अपने पिछले जन्म में पुरानी किताबों या
पॉकेट एफएम के नोबेल में सुनता था कि हीरो के पास जादुई रिंग है तो उसकी बहुत ही अचंभा होता था कि इतनी सारी चीज एक छोटी सी रिंग में कैसे आ सकती है। उसे यह फालतू का ड्रामा लगता था, लेकिन उसे आज समझ आया कि ये सब कितना रियल था। फिर उसने अपने आप को संत किया, तभी उसे समझ आया कि उसकी माँ आज उससे अजीब सी व्यवहार कर रही है। इसीलिए उसने कहा कि माँ, कोई बात है जो आप मुझसे कहना चाहती हो। गायत्री जी थोड़ा सकपका गई और बोली, नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, चलो हमें आए हुए बहुत देर हो गई है, हमें चलाना चाहिए। उनकी बात आर्यन को अजीब लगा, पर वह अपनी माँ को और परेशान नहीं देखना चाहता था, इसीलिए उसने कुछ नहीं पूछा। उसके बाद वे दोनों होटल आ गए। होटल आते ही गायत्री जी सीधे अपने कमरे की ओर चली गई। आर्यन भी अपने की तरफ चला गया। इस वक्त सभी अपने में बिजी थे। तभी आर्यन ने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि मारिया इधर से उधर कमरे में चक्कर लगा रही थी। उसके आते ही उसने सवालों की छड़ी लगा दिया, तुम इतने सुबह कहाँ पे चल गए थे? तुम्हें पता है मुझे कितना टेंशन हो रहा था? उसकी ये बात सुनकर आर्यन मुस्कुराने लगा, फिर बोला, अरे शांत तो ही जाओ मेरी माँ, मैं बताता हूँ कि कहाँ गया था। मैं माँ के साथ बाहर गया था, थोड़ा काम था। तभी मारिया बोली, माँ के साथ गए थे, चलो तब ठीक है। इसके बाद उसको थोड़ी राहत हुई। तभी उनके दरवाजे पर किसी से दस्तक दी। इस दस्तक से मारिया पूरी तरह झुंझला गई और बोली, कोई मुझे चैन से रहने भी देता अपने पति के साथ? उसके इतना कहते ही आर्यन बोला, ओह, पति के साथ? जैसे ही आर्यन ने ये बात कही, मारिया निकुल शर्मा गई। जल्दी से दरवाजे की तरफ जाते हुए बोली, कोई दरवाजे पर है, मैं देख कर आती हूँ। इतना बोल के वह जल्दी से दरवाजा खोलने चली गई। आर्यन ने जब मारिया को ऐसे शर्माते देखा तो उसको चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर वह जल्दी से फ्रेश होने चला गया। इधर दरवाजे पर मारिया ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके सामने हेमंत जी खड़े थे। तभी उनको नजर मारिया पर पड़ी, जिसका चेहरा अभी भी शर्म की वजह से लाल था। लेकिन हेमंत जी को समझ में नहीं आया कि मारिया का चेहरा क्यों लाल है। इसीलिए उन्होंने पूछा, बेटा आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? हेमंत जी की बात सुनते ही मारिया का चेहरा और भी लाल हो गया। तभी वह बोली, नहीं पिताजी, सब ठीक है, मैं कुछ काम कर रही थी इसीलिए मेरा चेहरा थोड़ा लाल हो गया है। आप बोले ना आप किसी काम से आए थे? तभी हेमंत जी बोले, बेटा हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तभी वो बोले, आप दोनों तैयार हो जाओ, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। उनके इतना कहना था कि मारिया बोली, अब कहाँ जाना है? तभी हेमंत जी बोले, मारिया बेटा हमें नहीं पता, गायत्री बहन ने हमसे बोला है। उसकी ये बात सुनकर मारिया बोली, ठीक है आप जाए, मैं आती हूँ अभी। इतना बोल के उसने दरवाजा बंद कर दिया। तभी वे बोले, क्या जमाना आ गया है? बाप के चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो बोले, पता नहीं क्यों पर शादी के बाद मारिया थोड़ा बदल गई है। वो अपना सर खुजलाते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही आर्यन भी फ्रेश होकर बाहर आ गया था। उसने पूछा, कौन था? तभी मारिया बोली, पापा थे। बोले कि माँ ने कहा है कि हम आज ही ये से जा रहे हैं। उसके इतना कहते ही आर्यन के कानों में तुषार जी का आवाज आया, आर्यन बेटा तुम इस वक्त उनके साथ जाने से मना कर दो। आर्यन को ये बहुत अजीब लग रहा था। उसने कहा कि आप जानते हैं कि माँ मेरे बगैर नहीं रह सकती, फिर भी आप बोल रहे हो कि मैं जाने से मना कर दूं। उसकी ये बात सुनकर तुषार जी बोले, देखो बच्चे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर तुम ताकतवर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने माँ का साथ छोड़ना ही होगा। तुम्हारे माँ के तुम्हारे साथ रहने से तुम्हें ताकत मिलता है कि कोई तुम्हें कुछ नहीं। एक वक्त कर तुम्हें खुद को इतना ताकतवर बनाना है कि कोई भी तुम्हारे ऊपर उंगली भी न उठा सके। उसकी ये बात सुनकर आर्यन को समझ आया कि उसने गुरु क्या कहना चाहते थे। वो भी जानता था कि जब तक वास्तविक खतरे से उसका सामना नहीं होगा तब तक वह अपने आप को नहीं निखार सकता था। और वह जानता था कि उसकी माँ को रहते ही कोई भी खतरा उसे महसूस तो छोड़ो, कोई भी खतरा उससे छू भी नहीं सकता। तभी मारिया बोली, क्या हुआ है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तभी आर्यन बोला, कोई बात नहीं, माँ बुला रही है, हमें चलना चाहिए। आर्यन की बात सुनकर मारिया बोली, हाँ तो भूल ही गई थी, चली। ये दोनों अपने कमरे से सीधे गायत्री जी के कमरे की तरफ जाने लगे। कुछ देर बाद आर्यन और मारिया दोनों गायत्री जी के रूम में पहुंच गए। वहां जाते ही उन्होंने देखा कि वहां पर कह के ही सारे लोग मौजूद थे। आर्यन ये सब देखकर बहुत हैरान था। तभी वह गायत्री जी से बोला, माँ क्या बात है, आज में सभी को आना पड़ा? चैप्टर 30 नई राह। तभी मारिया बोली, क्या हुआ है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो? तभी आर्यन बोला, कोई बात नहीं, माँ बुला रही है, हमें चलना चाहिए। आर्यन की बात सुनकर मारिया बोली, हाँ तो भूल ही गई थी, चली। ये दोनों अपने कमरे से सीधे गायत्री जी के कमरे की तरफ जाने लगे। कुछ देर बाद आर्यन और मारिया दोनों गायत्री जी के रूम में पहुंच गए। वहां जाते ही उन्होंने देखा कि वहां पर कह के ही सारे लोग मौजूद थे। आर्यन ये सब देखकर बहुत हैरान था। तभी वह गायत्री जी से बोला, माँ क्या बात है, आज में सभी को आना पड़ा? तभी हेमंत जी बोले, आर्यन बेटा कुछ नहीं बेटा, गायत्री बहन ने बुलाया है। तभी गायत्री जी बोली, आर्यन बेटा हम सभी लोग आज ही मिथुन साम्राज्य को छोड़ रहे हैं।
उनकी बात सुनकर आर्यन को कोई हैरानी नहीं हुआ। उसने कहा, माँ मैं आप लोग के साथ नहीं जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मारिया बहुत हैरान हो गई और बोली, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है। गायत्री जी को पहले से अंदाजा था, क्योंकि उन्हें पहले जी मालूम हो गया था कि उसका बेटा तलवार वेली में शामिल हो गया है। इतना ही नहीं, वह वहां का उत्तराधिकारी है, जिसकी वजह से वह जानती थी कि जो भी है उसके बेटे को उसके साथ नहीं जाने देगा। तभी गायत्री जी बोली, बेटा क्या बात है, तुम क्यों नहीं जाना चाहते हमारे साथ। तभी आर्यन बोला, माँ बात ये नहीं है कि मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता, बात ये है कि मुझे इस कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर इंसान बनना है, जिससे कोई आप लोगों की तरफ कोई आंख भी उठा के न देखा, आपको अपनी कोई भी परेशानी मुझसे छुपानी न पड़े। उसकी ये बात सुनकर गायत्री जी की आंखों में आंसू आ गए और बोली, मुझे माफ कर दो बेटा कि मैंने अपनी सारी परेशानी तुझसे छुपाए, लेकिन ये सब तुम्हें बचाने के लिए ही था। उनकी ये बात सुनकर आर्यन ने उनकी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, माँ इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं नहीं है, आपने अब सब मेरे हिफाजत के लिए ही किया, पर बात ये नहीं है। जब तक मैं वास्तविक खतरे को महसूस नहीं करूंगा तब तक मैं अपने वास्तविक ताकत को नहीं बढ़ा सकता। ये बात आप ही जानती हैं कि आपके के साथ ये भावना मुझे कभी नहीं हो सकती, आपके रहते कोई भी परेशानी मेरे ऊपर नहीं आ सकती। गायत्री जी को आर्यन की बहुत फिक्र थी, पर वह जानती थी कि वह अब अपने बेटे को नहीं माना सकती, उनका बेटा अपना मन बना चुका है। तभी वह बोली, ठीक तुम जैसा चाहो। तभी मारिया बीच में बोली, माँ आप कैसे उसकी बात मान सकते हो, वह बहकी बहकी बात कर रहा है और आप उसकी बात मान रहे ही। तभी गायत्री जी बोली, बेटा उसे ये सब झेलना होगा, तुम नहीं जानती कि उसके ऊपर कितना बड़ा खतरा है, उसे जल्द से जल्द ताकतवर बनाना ही होगा, नहीं तो यह उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। उसके बाद उन्होंने आर्यन से बोला, तुम यहाँ पर रह सकते हो, पर तुम्हारे साथ साजिद और मजीद रहेंगे। उनकी बात सुनकर आर्यन बोला, माँ ये क्या बात हुई, मैं खुद अपने बल पर सब कुछ करना चाहता हूँ, इनके रहते हुए मैं क्या करूंगा। तभी गायत्री जी बोली, चलो ठीक है, जब तक तुम्हारे जान पर नहीं बन जाती तब तक ये लोग तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। उनकी बात सुनकर आर्यन राजी हो गया। जिसके बाद गायत्री जी बोली, बेटा मैंने तुम्हें जो 2 मार्शल आर्ट टेक्निक दिया है वह तुम्हारे पापा की है, वह बहुत ही ताकतवर स्किल है, तुम पहले इन दोनों को सीख लेना, जिससे तुम्हारे युद्ध शक्ति में बहुत ज्यादा बदलाव हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने एक नीला जैद का पत्थर आर्यन को देते हुए बोली कि ये पत्थर हमेशा अपने पास रखना, और हमसे मिलना हो तो पूर्वी महाद्वीप में आ जाना, वहां पे ये जैद दिखना, उसके बाद तुम हम लोगों से मिल पाओगे। तभी उन्होंने आजाद की तरफ देखा, जिससे आजाद जी समझ गए। उन्होंने अपना छड़ी उठाई, जिससे एक नीला रोशनी निकली, जिससे वहां पर एक नीला पोर्टल बन गया। तभी सभी एक दूसरे को देखा, पहले हेमंत जी उस पोर्टल में चले गए, उनके बाद तभी मारिया दौड़कर जाकर आर्यन के गले लग गई और बोली, मैं आर्यन के साथ यहाँ रहूंगी, मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकती। सभी उसके भाव समझ रहे थे। तभी आर्यन उसका सर सहलाते हुए बोला, मारिया घबराओ मत, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊंगा और फिर हम दोनों साथ रहेंगे। उसकी बात सुनकर मारिया बोली, नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाली, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। उसकी बात सुनकर अब आर्यन भी परेशान होने लगा। 23 उसकी वक्त गायत्री जी बोली, बेटा क्या आप चाहते ही कि आर्यन ले कोई खतरा आए, मारिया ने कह नहीं। तभी गायत्री जी बोली, अगर आप आर्यन की कमजोरी नहीं उसकी ताकत बनाना चाहती ही तो आपको भी ताकतवर बनाना होगा, इसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। उनकी बात सुनकर मारिया को बहुत तकलीफ हो रही थी कि वह कितनी कमजोर है। तभी उसने अपनी मुठिया भींच ली, उसके मन में अब बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था। तभी गायत्री जी ने एक और जैड निकलकर उसे दिया, जिस पर एक आंख बना हुआ था, जिस पर लिखा था त्रिनेत्रा अकादम। उस जैड का रंग बिल्कुल जरा था। तभी वह बोली, इस जैड को तुम अकादमी में देखा देना, जिससे तुम्हें वहां पर एडमिशन मिल जाएगा, वहां पर तुम अपना अभ्यास कर सकते हो। उसकी बात सुनकर आर्यन बोला, ठीक है माँ। उसे याद आ रहा था कि वे दोनों लड़के और लड़कियां भी वहां पर होंगे। तभी उसकी अंजलि की प्यारी सी मुस्कान याद आ गई, जिससे उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गया। तभी वह खुद से बोला, अब उससे मिलने का समय आ गया है। इतना सोच के वह थोड़ा शांत हुआ, जिसके बाद उसने सभी की ओर देखा और सबको विदा किया। मारिया बार बार आर्यन की तरफ देख रही थी, इस वक्त उसके आंखों में आंसू थे। उसने फिर एक बार आर्यन को देखा और पोर्टल के अंदर चली गई। गायत्री जी ने आर्यन से बोला, बेटा तुम अपना ध्यान रखना। उसके बाद वो भी अंदर चली गई।